हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हमारी एक नई सीरीज प्रारंभ हुई है, जिसमें हम सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की जो हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है, उस पुस्तक को हम लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा पर बात कर चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखिए। और यह हमारा क्लास दूसरा है, यानी कि भाग 2 कह सकते हैं आप, जिसमें हम हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण पढ़ेंगे कि किन कवियों ने कौन से इतिहासकार कौन सा काल विभाजन किया है, जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन से प्रारंभ होता है। आज हम उसी को देखने वाले हैं। अगर आपके पास पुस्तक होगी दोस्तों, तो आप सब ज़रूर एक बार पुस्तक खोल कर देखिए। या पूरा लाइन बाय लाइन उसी तरह एकदम लिखा गया है। बस हम आपके समक्ष इसे पीडीएफ के रूप में प्रस्तुत करके लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम एक एक शब्दों को, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस पुस्तक को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं इस पुस्तक को बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम तन्मयता के साथ एक एक शब्दों के अर्थों के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो दोस्तों, आप सब मेरा मनोबल ज़रूर बढ़ाइए। हम जो सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से समाप्त करें। तो हम एक क्लास हमारी हो चुकी है, जिसमें कि हम हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा देख चुके हैं। आप उसका कितना पॉइंट आपको याद है, आप एक बार अपने मन में रिवाइज कर लीजिए कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा जो है, सबसे पहले किसने लिखने का प्रयास किया, कौन सा उनका ग्रंथ था, किस भाषा में था, कितने भाग थे, फिर दूसरे कौन थे, किसने कवियों को उसने सम्मिलित किया है। अगर आप एक बार ये सब अपने मन में ला देते हैं, तो ये मान के चलिए आपका वह टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आज दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि पीजीटी के सिलेबस में भी हमारा दिया गया है कि हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण, कौन कौन से इतिहासकार कौन कौन सा काल विभाजन दिए हैं, और जो आदिकाल और रीतिकाल के जो नामकरण में विवाद होता है, तो उसको भी हम देखेंगे कि कौन कवि, कौन आलोचक, कौन इतिहासकार कौन सा नामकरण देते हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास काल विभाजन और नामकरण। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन, यानी कि सबसे पहले काल विभाजन करने का प्रयास किसने किया था दोस्तों। तो पहला ही पॉइंट हमारा प्रश्न के रूप में आ सकता है, तो ऑप्शन में हमारा सही हो जाएगा जॉर्ज जॉर्ज ग्रियर्सन। इनके अनुसार काल विभाजन को देखते हैं। इन्होंने कुल 11 खंडों में काल को हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है। अब 11 खंड वो कौन कौन से हैं। पहला तो हमारा आ जाता है चारण काल, 1700 से 1300 ईस्वी। ये मान के चलिए इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है, चारण काल कहा है, क्योंकि सबसे पहला काल हमारा वही आता है। तो इन्होंने जो आदिकाल का नाम क्या दिया है, चारण काल नाम दिया है। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, ये दूसरा भाग है इनका। तीसरा खंड है इनका जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। और सातवां हमारा है रीति काव्य। और आठवां है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। नौवां है 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो आप इतना याद रखेंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन कुल 11 खंडों में किया है, और उन 11 खंडों के नाम इस प्रकार से दिए गए हैं। उन्होंने सबसे पहले चारण काल कहा, फिर 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो यह पॉइंट आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो पॉइंट है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहा है। यानी हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने उसे क्या कहा, आदिकाल, चारण काल कहा। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत कुल 9 कवियों को
सम्मिलित किए हैं। अब ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि ग्रियर्सन ने चारण काल, यानी कि जो उन्होंने आरंभिक काल को चारण काल कहा था, उसके अंतर्गत कितने कवि सम्मिलित किए हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 9 कवियों को। अब वे 9 कवि कौन कौन से हैं? पुष्य कवि, जिन्हें कि हम पुष्पदंत भी कहते हैं, कुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। ये 9 कवि उन्होंने अपने चारण काल में उल्लेख किया। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन कितने खंडों में किया है दोस्तों? तो 11 खंडों में। जब मैं आपसे प्रश्न के रूप में सवाल मतलब शब्दों को रख रही हूँ, तो आप तुरंत अपने मन में सोच लीजिए कि जो पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या होगा। जैसे कि हिंदी साहित्य काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितने खंडों में किया, आप तुरंत अपने मन में या तुरंत बोलिए कि 11 खंडों में। कौन कौन से 11 खंड? इस तरह से 11 खंड है। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत कितने कवियों को रखा? तो 9 कवियों को रखा। वे 9 कवि इस तरह से है उनका नाम। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्ति काल विभाजन किया। उन्होंने केवल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर ही विभाजित किया है कि जिस काल की जो प्रवृत्ति होगी उसी के अनुसार वे विभाजन करते चले गए। कौन? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। अब ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। जो ये काल है, चारण काल, 15वीं सती और जैसे कि प्रेम कविता, इनका नामकरण कोई एक आधार पर नहीं किया है कि केवल सभी कालों का एक ही आधार या एक ही प्रवृत्ति है। जिस काल की जैसी प्रवृत्ति रही है उस काल का विभाजन वह उसी के अनुसार कर दिए हैं। अब अगला विभाजन हमारा आता है मिश्र बंधुओं के अनुसार। अब मिश्र बंधु, जैसे ही आपका मिश्र बंधु का नाम आए तुरंत इनके ग्रंथों का आपके मन में नाम आना चाहिए। उसका प्रकाशन वर्ष, कितने वर्षों कितने खंडों में विभक्त हुआ था, और इनमें मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है। इस तरह से जब आपका ये नाम आता रहेगा दिमाग में, जैसे ही आप नाम को सुनते हैं, तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिश्र बंधुओं का जो ग्रंथ था वो मिश्र बंधु विनोद था, या कुल 4 खंडों में विभक्त था। पहले 3 खंड का प्रकाशन 1913 में होता है दोस्तों, और चौथे खंड का प्रकाशन 1934 में होता है। और मिश्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इनके ग्रंथ का जो नाम था मिश्र बंधु विनोद। उसमें कितने कवि सम्मिलित थे? लगभग आप 5000 कह सकते हैं। अगर एग्जैक्ट पूरा अंक के साथ अगर आप व्यक्त करना चाहते हैं तो कुल 4,591 कुल कवि इसमें सम्मिलित हैं। तो इनके अनुसार, तो इस तरह से अगर आप याद करते चलेंगे तो आपको साथ साथ में रिवीजन भी होता चलेगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे पॉइंट अगला जो हम पढ़े वो हमें याद है। कुछ भी थोड़ा थोड़ा जो भी आपको याद है तुरंत आपको उसे तुरंत अपने मन में लाते रहिए। जैसे मिश्र बंधु का नाम सुनते ही अभी हम पहले बात कर चुके हैं किन किन पॉइंटों को आपके मन में आना चाहिए। तो इनके अनुसार अगर हम काल विभाजन देखते हैं तो पहला ये प्रारंभिक काल कहते हैं। इन्होंने प्रारंभिक काल को 2 खंडों में बांटा, पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। अब इन्होंने इसकी समय सीमा 700 से 1343 विक्रम संवत और 1344 से 1444 के विक्रम संवत तक इनका प्रारंभिक काल है। दूसरा है माध्यमिक काल। इन्होंने इसको भी 2 भागों में बांटा, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। इसकी समय सीमा क्या है? 1445 से 1560 विक्रम और 1561 से 1680 विक्रम। तीसरा इन्होंने अलंकृत काल, इसको भी इन्होंने 2 खंडों में बांटा, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल, जो कि 1681 से 1790 विक्रम संवत और 1791 से लेकर 1889 विक्रम संवत। और चौथा काल इन्होंने परिवर्तन काल के नाम से करा, 1890 से 1924 विक्रम संवत। और जो 5वां है वर्तमान काल के नाम से किया, 1926 विक्रम से अब तक। यानी कि मिश्र बंधुओं ने कुल काल विभाजन कितने खंडों में किया? 5 खंडों में किया। और 5 खंडों के नाम इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत हैं, और किस खंड में कौन कौन सा विभाजन किया गया है आप उसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा आ जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आते ही इनके ग्रंथों का नाम आना चाहिए, उसके प्रकाशन आने चाहिए, कितने वर्षों का उसमें
साहित्य समाहित है इतिहास। इस तरह से आप उनसे संबंधित जितने भी आप तथ्य पढ़ चुके हैं पिछली वाली वीडियो में, वो आपके मन में आने चाहिए। पहला पॉइंट हमारा इसमें आदिकाल। आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल, जिसका की समय सीमा संवत 1050 से 1375। दूसरा इनका पूर्व मध्यकाल, जिन्होंने भक्ति काल के अंतर्गत ये कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनकी की समय सीमा 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल, जिन्हें की रीतिकाल कहते हैं, संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल का है, संवत 1900 से 1984 तक। तो ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन हो गया। अब अगले हमारे आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। इनका पहला है संधि काल, संवत 750 से 1000 विक्रम संवत। सभी जो है वह संवत में है, इसका आप ध्यान में रखेंगे। संवत में को ईस्वी में कैसे परिवर्तित करते हैं, संवत से आप 57 घटा देंगे तो आपको ईस्वी प्राप्त हो जाएगा। चारण काल 1000 से 1375 विक्रम, भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से अब तक। अभी देखिए जब आप नामकरण के बारे में पढ़ेंगे तो इन्हीं जो काल विभाजन सभी इतिहासकार किए हैं, इन्हीं का। जैसे आप देखिए यहाँ पर संधि और चारण काल, तो अभी प्रश्न के रूप में यही आ जाता है कि किसने आदिकाल को संधि और चारण काल कहा है, तो क्यों किसने कहा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। अब अगले हमारे आ जाते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगर आपके पास बुक होगी दोस्तों या पुस्तक, तो आप उसे निकाल कर देख सकते हैं कि पूरा एक भी शब्द इधर उधर नहीं है। हम उस पुस्तक का लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं, तो आप बहुत ही तन्मयता के साथ एकाग्रचित होकर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तभी आपको फायदा लगेगा। और जो मैं आपसे कह रही हूँ उसको आप ज़रूर गौर करिए। जैसा कि नाम आते ही आप तुरंत, अब देखिए जो हम कुछ प्रमुख ग्रंथ पढ़े थे उनमें डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का ग्रंथ आया था। अब जैसे ही गणपति चंद्र गुप्त का नाम आता है, उनके ग्रंथों का नाम, उनका प्रकाशन तुरंत आपके मन में आ जाना चाहिए। आदिकाल, ये पहला कालखंड है इनका। आदिकाल संवत 1084 से 1350। या भी प्रश्न में बन सकता है कि आदिकाल का समय सीमा 1084 से 1350 किसने माना है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। पूर्व मध्यकाल, जैसे कि भक्ति काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा 1350 से 1600। उत्तर मध्यकाल सन 1600 से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। आधुनिक काल के समय सीमा 1857 से कौन मानते हैं, तो गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। अगला हमारे आ जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र संपादित ग्रंथ जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, अब इसका काल विभाजन है। इन्होंने यह ग्रंथ इनके द्वारा मतलब मूल रूप से नहीं लिखा गया है दोस्तों, इनके द्वारा यह संपादित है डॉक्टर नगेंद्र का, जिसका कि प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी है। और यह आदिकाल को 17वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक मानते हैं। भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीति काल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। और ये फिर आधुनिक काल के अंतर्गत ये फिर 4 खंड काल कर देते हैं। पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी। अब प्रश्न बन सकता है कि भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल किसने कहा है, तो आप ये थ्योरी पढ़े रहेंगे तो बिना कहे आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। कैसे, क्योंकि भारतेंदु काल को डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कहा। उसी तरह से द्विवेदी काल, जागरण सुधार काल, यानी कि द्विवेदी जो हम पॉइंटों में प्रश्नों, जब हम प्रश्न हल करते हैं उसमें हम रटने का प्रयास करते हैं कि भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल किसने कहा है, द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल किसने कहा है, हम बार बार रटने का प्रयास करते हैं। तो हम क्यों रटे दोस्तों, अगर हमारे पास थ्योरी है, हमारे पास वो पुस्तक है, तो हम उसी पुस्तक को क्यों ना अध्ययन कर लें, हमें रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो जैसे आप इस थ्योरी को पढ़ेंगे, तो जैसे ही आप प्रश्न में देखते हैं आप भारतेंदु काल को पुनर्जागरण किसने कहा है, तो आप तुरंत उत्तर बता देंगे डॉक्टर नगेंद्र। उसी तरह से द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल किसने कहा है, आप तुरंत उत्तर बता देंगे डॉक्टर नगेंद्र। तो प्रश्नों को देखकर क्यों रटना। तो दोस्तों हम इसीलिए इसी दृष्टि से, ताकि हमें रटने की आवश्यकता ना हो, हम अगर चीज़ों को समझकर तन्मयता के साथ शांतिपूर्वक समझ कर पढ़ते हैं तो हमें प्रश्न रटने नहीं पड़ते हैं, प्रश्न अपने आप बनने लगते हैं। अब हमारा
जो तीसरा ये भारत आधुनिक काल के अंतर्गत तीसरा काल है वह है छायावाद काल, जो कि 1918 से 1938 ईस्वी तक। छायावादोत्तर काल यह इनका चौथा, यानी आधुनिक काल के अंतर्गत ये 4 काल करते हैं, फिर ये का और खा के रूप में करते हैं, जैसे कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद काल के नाम से हम जानते हैं, 1938 से 1953 ईस्वी। नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। तो ये रहा पूरा डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। अगला हमारा है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह के काल विभाजन। अब बच्चन सिंह का नाम जैसे ही आप सुने तुरंत मैं आपसे हर बार कहती हूँ और कहती भी रहूंगी, जिससे कि आप अपने दिमाग पर जोर डालें कि बच्चन सिंह का नाम आया है तो इनके ग्रंथ का क्या नाम होगा। तो जैसे ही डॉक्टर बच्चन सिंह का नाम आता है तो उनके ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसका कि प्रकाशन वर्ष कितना है? 1996 ईस्वी है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, बार बार अपने मन में लाएंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको यूं ही तथ्य याद होते रहेंगे। पहला हमारा है अपभ्रंश काल। भक्ति काल की समय सीमा बच्चन सिंह ने 1400 से 1650 ईस्वी मानी है। रीति काल को 1600 से 1857। आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। अब देखिए यहाँ पर भी इन्होंने 1857 से अब तक माना है आधुनिक काल की समय सीमा। और जब हम गणपति चंद्रगुप्त का देख रहे थे, इन्होंने भी 1857 से अब तक समय, यानी आधुनिक काल की समय सीमा 1857 से किन दो इतिहासकारों ने मानी। इस तरह से तो प्रश्न कहाँ से किस तरह से बन सकता है दोस्तों, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आप परीक्षा का पैटर्न देख ही रहे हैं किस तरह से प्रश्न आते हैं, तथ्यात्मक रूप से ज़्यादा आते हैं। तो गणपति चंद्रगुप्त और बच्चन सिंह इन दोनों ने आधुनिक काल की समय सीमा 1857 ईस्वी से मानी है। ईस्वी ध्यान में रखेंगे, ना कि संवत। दोनों लोग ईस्वी में माने हैं, सन में माने हैं। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अब हम आगे हम चलते हैं आदिकाल का नामकरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं आदिकाल बहुत ही विवादित काल रहा है। इसमें अनेक प्रवृत्तियां रही हैं। सभी जो इतिहासकार हैं जिनकी जैसी प्रवृत्ति वही नहीं कहते, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, बस वही यहाँ पर भी आप मान के चलिए। जो इतिहासकार जिन्हें जैसी प्रवृत्ति दिखाई दी वह उनका नामकरण करते चले गए। तो यहाँ पर हमारा नाम एक तरफ दिया गया, एक तरफ प्रयोक्ता, यानी कि एक तरफ नाम दिया गया और दूसरी तरफ हमारा कि वह नाम देने वाले जो प्रयोक्ता हैं, जो इतिहासकार हैं वो हैं। तो चारण काल, जैसा कि आप पहले ही पढ़े कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कुल काल विभाजन 11 खंडों में किया है, उनका पहला ही है जो चारण काल के नाम से है। तो चारण काल किसने दिया है नाम? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। यानी आदिकाल को चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल किसने कहा? मिस्र बंधु ने। अभी आप ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां पर देखेंगे इनके जो इन्होंने काल विभाजन किया है। सबसे पहले इन्होंने प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा है इस तरह से। बीजवपन काल किसने कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनकी की समय सीमा यह 1050 से 1375 तक मानते हैं। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधार काल सुमन राजे। तो ये आदिकाल का नाम है जो कि मुख्य मुख्य आलोचक के द्वारा दिया गया। मुख्य मुख्य जो इतिहासकार हैं जो कि काल विभाजन किए करते समय वह आदिकाल के नामकरण को उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार अपने अपने अनुसार रखे हैं, तो उनके नामकरण को देख लिए। आदिकाल की तरह रीतिकाल के नामकरण में भी बहुत ही विवाद होता है। जिस तरह से आदिकाल की प्रवृत्तियों के आधार पर जिसे जैसा लगा उस तरह से नाम रखते चले गए, उसी तरह से रीतिकाल में भी कई लोग इसमें श्रृंगारिकता देखते हैं, कई लोग भक्ति देखते हैं, कई लोग आश्रयदाताओं की बहुत अधिक प्रशंसा को देखते हैं। इसमें जैसे जैसे लोग इसमें देखते चले उसी तरह से इसका नामकरण करते चले। अब जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य, अगर इनका काल विभाजन आप पढ़ेंगे जो कि 11 खंडों में है, उसमें इन्होंने रीति काव्य कहा है, ना कि रीति काल कहा है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। श्रृंगार काल, श्रृंगार इस तरह से रहेगा दोस्तों,
इस तरह से हमारा श्रृंगार रहेगा। ये एक लाइन इसमें नहीं रहेगी। कलाकाल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिपुरायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। अब आपसे यह भी प्रश्न में आ सकता है कि भाषा की दृष्टि से किन 3 विद्वानों ने काल विभाजन करने का प्रयास किया है या फिर किया है? तो ऑप्शन में होगा उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिपुरायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे। इन्होंने भाषा की दृष्टि से काल विभाजन किया है। अब वो कौन कौन से हैं भाषा की दृष्टि से काल विभाजन? पहला हमारा है पृष्ठभूमि, दूसरा है उन्मेष काल, तीसरा है पूर्व भाग और उत्तर भाग। अब पृष्ठभूमि के अंतर्गत इन्होंने अवहट्ठ काल रखा है। अवहट्ठ एक भाषा है। उन्मेष काल में जैसे भाषा ब्रज बोली, पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल। पूर्व भाग के अंतर्गत इन्होंने ब्रज भाषा और अवधि काल रखा। उत्तर भाग के अंतर्गत खड़ी बोली काल, यानी कि अवहट्ठ भी एक भाषा है, ब्रजबोली भाषा है, पुरानी ब्रज, कौरवी, खड़ी बोली, अवधि, ये सभी भाषा हैं। यानी भाषाओं के आधार पर काल विभाजन किसने किया है? तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, गोविंद त्रिगुड़ायत, डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे। तो दोस्तों आज हम सब हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण पर बातचीत कर लिए। अब इसके बाद हमारा जो प्रारंभ होगा अगला, वो आदिकाल आ जाएगा। तो हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पढ़े, फिर हिंदी साहित्य के काल विभाजन और आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण के बारे में पढ़ लिए। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा या फिर अगली क्लास होगी वह आदिकाल पर होगी। आदिकाल पर हम बातचीत करेंगे। दोस्तों आप हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइए ताकि हम जो ये सीरीज प्रारंभ किए हैं वह बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त कर सकें। और आप भी हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। एक बार आप चैनल पर विश्वास बनाकर देखिए, यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी वह परीक्षा की दृष्टि से एकदम सटीक और प्रामाणिक होंगी। जैसे कि आप सभी नहीं कहते हैं कि कहीं से अगर हम प्रश्न करते हैं तो हमारे मन में एक डाउट रहता है कि ये प्रश्न सही है कि नहीं सही, परंतु जब हम प्रामाणिक तथ्यों को पढ़ लेते हैं तो हम प्रश्नों को एकदम हमारे मन में एक अलग ही प्रकार का कॉन्फिडेंस होता है कि ये प्रश्न हमारा सही है और हम सही कर सकते हैं क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ी है। तो दोस्तों आप प्रश्नों की तरफ ज़्यादा ना भागकर पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर प्रश्नों को करिए। आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि थ्योरी पढ़ने से और सीधे प्रश्नों को हल करने में कितना अंतर है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।